नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कमल ग्रोवर जी से, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन भी हैं, साथ ही जाने-माने बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? देखिए, मेरी एजुकेशन भिन्न-भिन्न जगहों पे हुई है। भिन्न जगह मतलब 2 या 3 स्टेट में हुई है। जी। मैं क्लास 1 से लेके 5वीं तक भिलाई में पढ़ा। उसके बाद मेरे फ़ादर का काम बोकारो में हुआ, जबकि बिहार में था उस वक़्त, अब झारखंड में जी। है। तो मैंने वहाँ से अपना मैट्रिक किया। वहाँ मैट्रिक होती थी उस वक़्त, मैट्रिक बोलते थे जी। उसको। वहाँ से मैंने मैट्रिक की, 11th पास की मतलब। उसके बाद मैं झरिया एक जगह है, जी, बिल्कुल। बोकारो से कुछ किलोमीटर आगे, वहाँ कॉलेज होता था, बोकारो में कॉलेज नहीं होता था। तो मैंने बीकॉम वहाँ से किया, बीकॉम भी सेकंड ईयर तक वहाँ से किया, ओह! क्योंकि वहाँ पे 11 प्लस 2 होता था उस वक़्त। तो आईकॉम हुआ, इंटर कॉम बोलते थे, फिर जी। बैचलर ऑफ कॉमर्स बोलते थे। तो आईकॉम तक मैं वहाँ रहा झरिया में, रांची यूनिवर्सिटी पड़ती थी, मैंने आईकॉम वहाँ से की। उसके बाद मैं जबलपुर शिफ्ट हुआ बीकॉम सेकंड ईयर में। तो यहाँ से मैंने बीकॉम किया, एमए इकोनॉमिक्स में किया। उसके बाद मैंने एलएलबी किया। आप सोचेंगे कि मैंने इतना लंबा पीरियड क्यों लगाया? जी। मैंने इतना पीरियड नहीं लगाया। ओके। बीकॉम करने के बाद एमए और एलएलबी मैंने एक साथ की। अच्छा। उस वक़्त यहाँ जबलपुर यूनिवर्सिटी में ये था कि कोई भी 2 फाइनल एग्ज़ाम 1 साल में नहीं कर सकते आप। तो एलएलबी 3 साल की थी हुँ, और हुँ। मेरा जो एमए था वो 2 साल 2 का साल था। का, बिल्कुल। तो मैंने एक पहले ये किया और फिर वो किया। जी। उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन कराई, मैंने बार में रजिस्ट्रेशन कराई और वकालत भी की। हुँ। तो इस तरह अलग-अलग जगहों से आपने एजुकेशन ली, तो क्या फ़र्क आपको लगा और कितना मुश्किल होता है ये अलग-अलग अपने आप को एडजस्ट करना हर नए माहौल में? देखिए, मैंने जो 5वीं क्लास में शिफ्ट हुए हम बिहार, जी। तब तो एक तरह से कह सकते हैं कि छोटे थे, हुँ। बहुत ज़्यादा फ़र्क बचपन नहीं में लगा, जी। बचपन में पता नहीं जी। चलता। हाँ, बिहार की एजुकेशन उस वक़्त बहुत अच्छी थी, सरकारी स्कूल्स थे, जी। वहाँ बोकारो स्टील प्लांट वालों का स्कूल था, उस समय इतने प्राइवेट स्कूल तो थे ही नहीं। जी, बिल्कुल। ये बात मैं कर रहा हूँ सन 63-64 की। जी। तब इतने बड़े काफ़ी प्राइवेट पहले स्कूल की होते बात नहीं थे, है। जी। तो भिलाई में भी मैं भिलाई स्टील प्लांट के सरकारी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट के सरकारी स्कूल में पढ़ा। जी। तो वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी थी और उस वक़्त के टीचर बहुत ही अच्छे थे और बहुत सिंसियर होते थे। जी। और हम लोग जाते थे, हम लोगों के मदर-फ़ादर का ये था कि ठीक है, मदर-फ़ादर टीच बहुत ज़्यादा नहीं करते थे, टीचिंग में उनका मतलब इतना नहीं वो ध्यान दे जी। पाते थे, परंतु स्कूल ज़रूर भेजना है, अच्छी पढ़ाई करनी है। और फ़ादर का तो स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो वो तो ध्यान दे ही नहीं पाते थे। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें मदर से मिली, हम लोगों को स्कूल भेजती थी और एजुकेशन दोनों जगह सरकारी बहुत अच्छी थी। जी। ये बताइए कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है आपको अब तक, तो एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम में उस टाइम में और अब में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? अब तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी। देखिए, ये बात जो आप कर रही हैं एजुकेशन सिस्टम जी। में, 50 साल पहले की जी। और आज की। आजकल की एजुकेशन तो बच्चों के हाथ में है हुँ। जी। और आजकल टीचर कम पढ़ाता है, कंप्यूटर, गूगल और ये सब लोग ज़्यादा जी। पढ़ाते हैं। जी। आदमी को ज्ञान इनसे ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल। अच्छा है, बुरा है, क्या है, मैं नहीं उसके में जानना चाहता, क्योंकि आपके ऊपर है, आप अच्छा ज्ञान चाहते हैं या बुरा ज्ञान चाहते हैं, उसमें हर तरह का है। जी। जहाँ तक ये है कि हाँ, विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, पढ़ाई का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। जी। और आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज हैं। हम लोग अपने आप को उनके साथ उन तालमेल हम बैठा ही नहीं सकते हम। जी। बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। अभी भी मैं अपने घरों में ही देखता हूँ, हमारे बच्चों के साथ हम लोग
का इस मामले में तालमेल कहीं नहीं बैठता, जी, क्योंकि हम आज भी कुछ भी कहिए पुराने थॉट्स के हैं, और जो पुरानी परंपरा और ये सब जो चली आ रही है उससे अलग निकल के जाना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल। तो हम लोग नहीं जाते, बच्चे सोचते हैं कि अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो, वो क्यों बोल रहे हो, पर एक आदत सी बनी हुई है हम लोगों की, जी, क्योंकि हम लोगों ने वही सीखा है। तो हम उनको किसी चीज के लिए जो हमें नहीं अच्छी लगती पर जमाने में है आज, हम रोकते हैं तो वो बोलते नहीं आपको मालूम नहीं क्या है। जी, तो फर्क बहुत आया है, आज की एजुकेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और बढ़नी चाहिए जिस तरह से विज्ञान आगे बढ़ा है और आदमी आगे बढ़ा है। जी, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं बहुत छोटा था तो हमारे यहाँ डिबेट होती थी। डिबेट में मुझे कई बार बोला गया कि आप डिबेट में हिस्सा लीजिए, मैं लेता था, पर आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा, मैं हमेशा विरोध में बोलता था। अच्छा, टॉपिक। मुझे आज भी याद है टॉपिक था विज्ञान हमारे समाज के लिए अभिशाप है या वरदान है। हुँ, तो मैं हमेशा बोलता था अभिशाप है। ओके, मैं आज भी उस बात पे कायम हूं कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है। जी, आज जिस दिन भी इस दुनिया में दुनिया खत्म होगी वो विज्ञान के कारण ही खत्म होगी, हमारे आपके कारण नहीं। अगर हम पुरानी परंपराओं के साथ चलेंगे तो कभी नहीं खत्म होगी। हम लोगों को जिस दिन भी खत्म करेगा मानव जाति को या पृथ्वी को, वो विज्ञान ही करेगा। जी, तो मेरा ये, तो डिबेट में जो विरोध में बोलता है उसको आदमी बहुत ध्यान से सुनता है। बिल्कुल, तो मैं पूरे स्कूल में फेमस था कि इनको बुलाओ, हुँ। जब भी डिबेट हो इसको बुलाओ। एक्चुअली वो दूसरा साइड कोई देख ही नहीं पाता होगा ना? हाँ हर चीज़ के 2 पहलू जी, होते हैं, तो डार्कर साइड। हाँ। तो मैं इस मेरा ये मानना है ठीक है विज्ञान की आवश्यकता है, विज्ञान आज की तो ज़रूरत बहुत है। आवश्यकता बिल्कुल, है इसके बिल्कुल। साथ चलना। जी, आज मैं और आप बैठे हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने अपने टाइम में कभी देखी नहीं थी। बिल्कुल। तो ये होना चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए, विज्ञान में प्रगति और भी होनी चाहिए जो कि हो रही है। जी। तो आपको क्या लगता है जैसे आपने बात की ऑनलाइन एजुकेशन आजकल बच्चे इसी तरह पढ़ रहे हैं, तो कितना सही है? यानी कि लोग उससे गलत बातें भी सीख रहे हैं, कहीं फ़ायदा भी है तो कहीं नुकसान भी। आपकी जी। नज़र में क्या लगता है? मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, आज कभी आवश्यकता पड़ी जैसे कोरोना काल में पड़ी थी, परंतु जब भी एजुकेशन हो, वो आमने-सामने होनी चाहिए। जी, बिल्कुल, टीचर सामने होना चाहिए और स्टूडेंट बैठा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। सही कहा आपने। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, आप मुझे पुराने थॉट का व्यक्ति नहीं, कह नहीं सर, सकती हैं, नहीं। जी, परंतु मेरा मानना है एक डर भी होना चाहिए कि आपका शिक्षक सामने खड़ा है, जी। गुरु है, आजकल वो नहीं रह गया। हुँ, बिल्कुल। तो ठीक है, हमने वहाँ कंप्यूटर में पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, और जो वो बताते हैं और जो क्लास में आदमी सीखता है, वो दोनों में बहुत बहुत फ़र्क फ़र्क है। है, बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि टीचर से क्लास में बैठ के पढ़ना, कंप्यूटर ऑनलाइन पढ़ना, उससे बहुत बेहतर है। जी, और दूसरा ये भी है कि क्वेश्चन हम कर सकते हैं, अगर कुछ जी, बात समझ नहीं आई तो एट अ टाइम आपको आंसर मिल जाएगा। जी, ये जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। ये बताइए कि आप लॉयर भी रहे हैं, तो जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या वजह थी कि आपने छोड़ दिया वो कार्य? देखिए, मैंने सन 80 में एलएलबी की फाइनल ईयर, जी, जबलपुर को बार में रजिस्टर्ड हुआ, यहाँ शुरू की। जी, यहाँ लोअर कोर्ट में मैंने सब कुछ सीखा था, क्योंकि जब मैं फाइनल ईयर में था तब से मैं कोर्ट जाना शुरू हो गया था। जी, तो मैंने सीखा था, और मेरे एक कज़न हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, अभी सीनियर लॉयर हैं। जी, तो मेरे पिताजी की ये बहुत इच्छा थी कि तुम लॉयर बनो। तो उनने उसको फ़ोन किया, वो आए और मुझको लेके चले हुँ, गए। हुँ, रजिस्ट्रेशन होने के 2 महीने बाद ही करीब मैं चला गया। फिर मैं दिल्ली गया। तो रजिस्ट्रेशन के जब हुई उस टाइम मैंने यहाँ पे तहसील कोर्ट में भी प्रैक्टिस की, और दिल्ली जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मेरी अपीयरेंस हुई है। जी, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने 3 साल में सब कुछ कर लिया। बिल्कुल, एक तहसील कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने भी अपीयरेंस मेरी रही।
तो ये था कारण। और दूसरा आपने पूछा कि क्यों छोड़ जी। दिया? हमारा यहाँ बिज़नेस है, हम लोग 4 भाई। हम्म। हमारा बिज़नेस काफ़ी चल रहा था और काफ़ी हम लोग आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। तो हमारे भाइयों ने हम सबने डिसाइड किया कि यार वकालत छोड़ देनी चाहिए, अकेले तुम कहाँ दिल्ली में रहोगे, छोड़ो यहाँ रहेंगे। जी। तो हम लोगों की संयुक्त परिवार था, हम 4 भाइयों ने मेहनत की, जी। प्रभु कृपा हुई, आज आप सब देख रहे हैं। जी तो बिल्कुल। इसलिए मैंने वकालत छोड़ी कि अपने बिज़नेस को बढ़ाया जाए। जी। तो क्या ऐसा भी कोई रूल है कि अगर हम वकालत कर रहे हैं तो बिज़नेस नहीं कर सकते या ऐसा कुछ? जी हाँ, ऐसा है कि अगर आप वकालत कर रहे हो तो आप बिज़नेस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे जी। या कहीं पार्टनर नहीं बनोगे या ओके। आप इलेक्शन लड़ोगे तो आपको पहले ये प्रैक्टिस से अलग होना पड़ेगा। ओके। तो इस तरह का है। जी। तो जब भी कभी ऐसा कोई मौका आया तो मुझे लगा, और जब तक मेरी रजिस्ट्रेशन थी तब तक थी। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई तो मैंने कभी अप्लाई करने की कोशिश भी नहीं करी, ओके। क्योंकि मैं बिज़नेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ। जी। वो ज़ाहिर-सी बात है आप एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं, जाने-माने नाम हैं आप जबलपुर के। ये बताइए कि आप विराट हॉस्पिस से भी जुड़े हैं, तो ये क्या संस्था है और इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे काम करती देखिए, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारे जबलपुर के लिए एक सौगात है। जबलपुर क्या, मध्य प्रदेश के लिए एक सौगात है। एक यहाँ संत हैं, ज्ञानेश्वरी है? दीदी। जी। वो बहुत छोटी उम्र में उनने संन्यास ले लिया था। मैं उनके संपर्क में आया, हुँ, हुँ। तब उनने आज से 15 साल पहले ये विराट हॉस्पिस की नींव रखी। उन वो यहाँ पे एक वनवासी स्कूल भी चलाती हैं, जो 0 फीस वाला है। ओह! तो और वहाँ हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, लेबर क्लास के बच्चे उठा-उठा के घर से लेके आए कि चलो इन बच्चों को पढ़ाओ। तो उनके यहाँ कोई एक लड़की थी जो जिसकी कैंसर से डेथ हो गई थी। तब इनके मन में आया कि नहीं, और बहुत पेनफुल डेथ होती हुँ। है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो इनने अपने विराट हॉस्पिस की स्थापना की। पहले यहाँ बंदरिया तिराहा पे थी, बहुत छोटा-सा एक डुप्लेक्स था, उसमें शुरू किया, 8 बेड से शुरू किया। जी। फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते लोग जुड़ते गए जी। इसके साथ और आगे बढ़ते गए। अब भेड़ाघाट के पास गोपालपुर में काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी अच्छा है, जो कि काफ़ी तरीके से चल रहा है और इतना प्रोफ़ेशनली है, कह सकते हैं आप। जी। और कि इतना शायद सरकार तो नहीं चला सकती। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वहाँ पे जो भी आए, किसी भी धर्म का व्यक्ति आए, किसी भी क्लास का व्यक्ति आए, उसका इलाज, रहना, खाना-पीना सब फ्री है। ओह! तो क्या उस गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई जी सहायता नहीं, मिली? गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐड नहीं है। हाँ, जो सीएसआर में कुछ गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है, तो उन लोग को हम लोग सब लोग मिलके अप्रोच करते हैं। वहाँ से अगर कुछ आता है फंड हम लोगों को, तो उसको हम लोग उपयोग में लाते हैं। वरना गवर्नमेंट की तरफ से एज़ सच हम लोगों ने कभी भी कोशिश भी नहीं की और ना करेंगे। और लोग जुड़ते गए। देखिए, दान देने वाले और करने वाले बहुत लोग हैं, पर आदमी को विश्वास होना चाहिए कि हमारा पैसा सही जगह सही जगह लगेगा। है, बिल्कुल सही कहा आपने। आज जबलपुर में इतने दानदाता हैं हुँ। कि क्या कहना। जी, हर कोई करना चाहता हर है, कोई लेकिन चाहता है। कहीं रुक जाता है कि पता नहीं पैसा कहाँ जी जा रहा है। हाँ, विश्वास नहीं है, परंतु वहाँ पर सब कुछ एकदम ओपन है। हुँ। हर आदमी जा सकता है, देख सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इलाज करा सकता है, अमीर से अमीर भी करा सकता है। आपकी इच्छा हो, किसी की इच्छा हो, जाके डोनेशन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप डोनेशन दे सकते हैं, आप कभी भी जाके देख सकते हैं, आप सेवा भी कर सकते हैं। तो इस तरह का वो ज्ञानेश्वरी दीदी को श्रेय जाता है इसका। जी, मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के हॉस्पिस सारे देश में खुलने बिल्कुल। चाहिए, जी, क्योंकि कैंसर पेशेंट को मैंने देखा है, मेरे घर में ही हुआ है, मेरे रिश्तेदारी में, जी, कि आखिरी स्टेज बहुत पेनफुल होती है। बिल्कुल। और ये जो हॉस्पिस है, ये आखिरी स्टेज का ही इलाज करता है। इलाज क्या, मतलब पीसफुल डेथ देता है, हुँ। ये है।
तो इसलिए मैं तो ज्ञानेश्वरी दीदी को बार-बार प्रणाम करता हूँ, जिनने इतना बड़ा बीड़ा उठाया और आज 15-16 साल से सक्सेसफुली चला रहे हैं बहुत बड़ी बात और है। जी, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो चाहूँगा कि सरकार को ये काम करना चाहिए। सरकार करे तो ठीक, वरना ऐसी ज्ञानेश्वरी दीदी जैसी और भी होनी चाहिए, साधु संत होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर्स की क्या विज़िट कैसे होती है? बाहर से भी आते हैं डॉक्टर्स यहाँ पे? देखिए, डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, यहाँ जबलपुर में ही डॉक्टर्स हैं, समय-समय पे उनकी सेवा ली जाती है। जी, और एक डॉक्टर गुमाश्ता जी हैं तो हड्डियों के डॉक्टर वो, जी, परंतु वो पूरा समय वहाँ देते हैं, जाते-आते हैं, रोज़ विज़िट करते हैं, चाहे कहीं भी रहें, परंतु शाम को 1 विज़िट, 2 विज़िट वो ज़रूर करते हैं। इस तरह से जब जिस तरह के डॉक्टर की आवश्यकता होती है, डॉक्टर अपनी सेवाएँ देते हैं और निःशुल्क भी देते हैं। और जो कुछ भी ज़रूरत पड़ती, अभी वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में उसको बनाया जा रहा है, कैंसर का हॉस्पिटल बना रहे हैं। देखिए कब तक बनता है, उम्मीद है जल्दी होगा। बिल्कुल। ये बताइए सर, आप पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं, तो बीजेपी ही क्यों? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी, बताइए। मेरे जीवन में बहुत सी कहानियाँ हैं। जी, मैं कैसे-कैसे आगे बढ़ा या हाँ जी। जो भी कुछ किया तो क्यों किया। जी, मुझे याद है सन 90 में हम लोग ऑफ़िस में बैठे थे। एक मदन तिवारी जी हैं कांग्रेस के यहाँ, वो स्टेट बैंक में जॉब करते थे। तो उनसे हम लोगों का काफ़ी परिचय था। वो मेरे प हम लोग के यहाँ बैठे थे, मेरे बड़े भाई साहब के साथ हम लोग। ऐसी ही बात हुई तो मैंने उनको बोला, भैया बड़ी गंदी पॉलिटिक्स है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हुँ, बोले क्यों नहीं होना चाहिए? मैं नहीं होना चाहिए, बहुत गंदी है। उनने कहा सुनो, तुम्हारे घर के आगे एक गड्ढा है, हुँ, अगर उस पे ध्यान नहीं दोगे तो लोग कचरा डालेंगे। वहीं उसमें एक पौधा लगा दोगे हुँ, तो वो फल देगा। बिल्कुल। तो इसलिए तुम लोग जैसे अच्छे लोग जो लॉ ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे लोग हो, तुम लोग की पॉलिटिक्स में आवश्यकता है। पॉलिटिक्स होती इसके लिए है, तो तुमको तो पॉलिटिक्स में ज़रूर आना चाहिए। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, आप कह सकती हैं कि हिंदुत्व की भावना आई, हुँ, जबकि मुझे समझाने वाले कौन है? कांग्रेसी। हुँ, बिल्कुल। और मैंने बीजेपी जॉइन की। तब जी, मैंने सन 90 में बीजेपी जॉइन की थी और मैं तब से लेके आज तक बीजेपी का हूँ जी, और आगे भी रहूँगा। इस वक़्त तो कोई पार्टी बदलने की या कोई करने की लगता नहीं कि जी, इच्छा है, जी। ना करूँगा मैं कभी। तो मैं इस तरह से पॉलिटिक्स में आया। तो ये बताइए कि अभी चुनाव के टाइम में काफ़ी आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं एक दूसरे पर। तो कांग्रेसियों ने भी लगाए हैं कि इन्होंने जो योजनाएँ चलाई हैं बीजेपी में, राज्य सरकार ने, तो वो चुनाव के कारण चलाई हैं, लाडली लक्ष्मी हो या लाडली बहना हो। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये आरोप-प्रत्यारोप तो मैं सन 90 से ही देखता आ रहा हूँ। ये बहुत कॉमन चीज़ है, कोई नई बात नहीं, जी, कोई नई बात नहीं है। और हाँ, ये जो लाडली योजना चलाई है या जो भी है, जी। सिलेंडर 450 में मिलेगा, ये सब होगा, हुँ, ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। अगर आज हम शासन में नहीं होते, मतलब बीजेपी और जी, कांग्रेस ये करती, तो विरोध हम करते। बिल्कुल। तो ये एक तरह से विरोध करना है हमें। और वो ये क्या कह रहे हैं, आप 1250 दे रहे हो, हम 1500 देंगे, हम 3000 देंगे। ये तो है नहीं कि वो ये नहीं कह रहे कि हम इसको बंद कर देंगे, टोटल बंद कर देंगे जी, सब। जी। मुफ्त की चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं इस विचार का हूँ, वाक़ई में मुफ्त में कभी कोई बिल्कुल, चीज़ किसी को नहीं देनी बहुत अच्छी चाहिए। बात। जी, ये गलत तरीका है। आप इसका ये मतलब है कि वोट खरीद रहे हैं और आप नाकारा बना रहे हैं। और नकारा बना रहे हैं। बिल्कुल, अटल जी कहा करते थे कि कभी किसी को कोई चीज़ मुफ्त ना दी जाए। इस तरह मेरा ये मानना है किसी भी सरकार को, किसी भी, भाई कभी भी आप घोषणा कर देते हो आज साइकिल देंगे, कोई सरकार कहती टीवी देंगे, कोई कहते हैं कि मंगलसूत्र जी, देंगे। जी। क्या मतलब है? कर्जा आपके ऊपर 4 लाख करोड़ का और आप बाँट रहे हो, वोट खरीद रहे हैं एक्चुअली। वोट खरीद रहे हैं, जी, शासन चाहते हैं, किसी भी तरह शासन में आना चाहते हैं, इसलिए ये चलाते हैं। ठीक है, उनका भला होता है। दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे, तो अगर हमने ₹3000 दिए या 1250 दिए,
आखिर वो 1250 घूम के हमारी मार्केट में ही आते हैं। बिल्कुल। अगर वो एक 2-5 रुपए का पार्ले जी का बिस्कुट भी खरीदता है, तो वो उसके ऊपर जीएसटी देता है। बिल्कुल। पैसा वापस आता है, परंतु लोगों को नकारा बनाते जा रहा है और मुफ्त में खाने की आदत होती जा रही है, बिल्कुल। जो कि नहीं होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह से 3000 या 1500 या जो भी पैसे दिए जाते हैं, उससे बेटर है उन्हें रोज़गार दिया जाए? पैसे तो खत्म होने ही हैं एक दिन। यस, रोजगार दीजिए। जी, रोजगार अच्छा, रोजगार में की डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में। जी। रोजगार का मतलब आदमी ये सोचता है कि सरकारी नौकरी। हाँ जी। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ जॉब कर रही जी, हैं, आप बेरोजगार हैं जी। एज पर हाँ उनके। जी, हाँ। जबकि आप हैं यहाँ, आपकी सैलरी है, आप अपना घर ठीक से चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। आपको रोजगार नहीं, रोजगार में नहीं गिनते, आपको बेरोजगार मान रहे हैं। आप लोग जितने, हम लोग सब बैठे हैं, हम लोग बेरोजगार हैं। बिल्कुल। लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई कि जी पकोड़े बेचो तो रोजगार है, कि हुँ, हाँ है, रोजगार तो है। बिल्कुल, मैं अपने होटल में भी तो पकोड़े बेचता हूँ, बिल्कुल। तो क्या मैं पकोड़े बेचने वाला छोटा सा बंदा हो गया? आप किसी भी लेवल पे करिए, लेकिन हाँ, आपका अपना काम है अगर काम तो है। वो है रोज़गार। आज देखिए, कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति काम करता है, वो आज हजारों रुपए कमा रहा है, किसी भी जॉब करने वाले से ज्यादा बिल्कुल, कमा रहा है। माफ बिल्कुल। कीजिएगा, जी, जी, वो ज्यादा कमा रहा है। बिल्कुल, आज जो चाट के ठेले वगैरह या स्ट्रीट फूड बेचते हैं, वो अच्छे खासे नौकरी करने वालों से ज्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल, पर डे इनकम उनकी काफ़ी है। उनकी है। जी, तो उनको भी बेरोजगार में लेना, उनको भी मानना कि रोजगार, भाई ये तो गलत बात है। बिल्कुल। ठीक है, पैसे दीजिए, परंतु रोजगार कीजिए। रोजगार में दीजिए या कार्य कराइए, उसके एवज में उसको पैसे दीजिए, तब तो ठीक है। जैसे मनरेगा वगैरह में था लेबर। जी, हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार। वो तो हर जगह है सर। हमारे यहाँ इतनी अच्छी योजनाएँ बहुत अच्छी हैं, काम करके पैसे देने की है, पर भ्रष्टाचार उसको आगे नहीं बढ़ने नहीं, देता, इम्प्लीमेंट नहीं होता ना। इम्प्लीमेंट नहीं। प्लान्स तो काफ़ी सारे हैं, जी हाँ, लेकिन और वो अच्छी योजनाएँ हैं, जी, ऐसा नहीं है कि नहीं जी, है। बहुत अच्छी योजनाएँ हैं। जी, उसको प्रॉपर तरीके से अगर इम्प्लीमेंट हम करें और हम अपने जो इनकम के सोर्सेज हैं, उसको ठीक से एक्सप्लोर करें, तो हम अमेरिका को फाइनेंस कर सकते हैं। जी, हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है कि जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा कोई देश विश्व में नहीं होगा। बिल्कुल, सही कहा आपने। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है आपसे पूछूँ जी। कि हर व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाता है इसलिए कि मुझे सुधारना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, फिर जाके वो उसमें वैसे ही क्यों हो जाता है? अब वही कह सकते हो, कोई पत्थर फेंकने वाली भीड़ हो, जी। उसमें आपका मन नहीं है, आप ऐसे ही पहुँच गई, हुँ, हुँ, हुँ। पर आप गिनी तो उसी में जाओगी। हुँ, जब चला जाता है, फिर आजकल के जो इलेक्शन है, वो इतना महँगा हो गया है कि आदमी अपनी जेब से तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। जी, सवाल नहीं। ठीक है, चुनाव आयोग ने किया हुआ है कि 75 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च होगा, ये होगा, वो होगा। ये सब कहने की बातें रह हुँ, गई हुँ, हैं। हुँ। बिल्कुल, खर्च काफ़ी होते हैं, मालूम नहीं कितने होते हैं, ये भी डिपेंड करता है, मतलब जो प्रत्याशी है बिल्कुल उसके पर्सन टू ऊपर, पर्सन। पर्सन टू जी। पर्सन। तो ये गलत बात है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो जाता है, वो बेचारा पहले ही कर्ज़े लेके जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। उसको चुकाने के लिए वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित जाता है। या जो तो अपने फिर क्या करोगे? स्टैंड लिए रहता है, जैसे अन्ना हज़ारे जी हैं, उन्हें हट जाना पड़ता है किसी रीज़न से। हाँ, अब नकार खाने में तूती की आवाज़ कब तक बजेगी? बिल्कुल, सही कहा ये है आपने। ना? जी। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, आपको क्या लगता है इस बार गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है? बीजेपी की। काफ़ी इसमें विरोध हो कोई रहा है इस शक बार नहीं है, बीजेपी का। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, टक्कर हो सकती है, कुछ हो सकता है, पर सरकार बीजेपी की बनेगी। ये मैं आपको कह सकता हूँ आज। आप कर लीजिएगा, 3 तारीख के बाद आप फिर मेरे पास आइएगा या मुझे बुलाइएगा, मैं बता दूँगा आपको। मेरी कैलकुलेशन ये है कि सरकार बीजेपी की बनेगी। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, इसके ऊपर मैं नहीं डिबेट करना चाहता। जी। ये बताइए महापौर कांग्रेस के हैं हमारे यहाँ जबलपुर में, तो इनके 1 साल के कार्यकाल से आप कितनी संतुष्ट फिलहाल तो मुझे कहीं भी कोई ख़ास परिवर्तन नहीं दिखता। हैं?
मुझे कहीं कोई खास परिवर्तन नहीं दिखता। ठीक है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे बहुत जानने वाले हैं, मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, परंतु फिलहाल नहीं करेगा। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कॉर्पोरेशन में काम करने के स्कोप बहुत है, पर कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? कभी अंदर घुस के समझना पड़ेगा, बाहर से नहीं समझ आता। जी। जबलपुर के विकास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जबलपुर के विकास के ऊपर तो पिछले 50 साल से लोग वोट मांग रहे हैं। हुँ, हुँ। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। परंतु अभी तक विकास दिखाने के लिए तो काफ़ी है कि फ्लाईओवर बन गया, इंडस्ट्रीज़ आ गई, जी, कुछ आई हैं। जी। कुछ आई हैं, ज़्यादा नहीं आई हैं। हाँ, कुछ बड़ी इंडस्ट्री भी आ गई, पेप्सी है, स्लीपवेल है, वगैरह-वगैरह आ गई। परंतु जबलपुर शहर आज भी आप घुसते हो या शहर में चलते हो, तो एक बड़ी मेस जो शहर होता है वैसा एग्ज़ैक्टली। फीलिंग है। जी, जी। जैसा लोग बोलते हैं, मैं बनारस इसलिए कभी नहीं गया कि लोगों ने मुझे वो कहा था कि बड़ी छोटी-छोटी गलियाँ। हुँ। मैं इसलिए बनारस नहीं गया कि अब इस बार अब लोग बोलने लगे नहीं जी काफ़ी अच्छा हो गया। हुँ, हुँ। तो यहाँ भी ये हाल है, मैं पहले खुद कार चलाता था, अब मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं चला पाऊँगा। हुँ। ट्रैफ़िक तो फ़ेमस है सर ट्रैफ़िक जबलपुर जो का। जबलपुर का है, जी, वो तो माशाअल्लाह। बिल्कुल। आदमी अपने घर से निकलता है, गाड़ी वाला, कार वाला, वो इसलिए निकलता है जैसे मैं तो किसी को मारूँगा। और मोटरसाइकिल वाले, टू व्हीलर वाले निकलते हैं कि मेरे को तो जाना ही गाड़ी के नीचे। हुँ। वो अपने ना माँ-बाप की चिंता करते हैं या नहीं। जवान लड़के हैं, आप कभी मोटरसाइकिलें चलाते देखिए, टू व्हीलर जी, चलाते बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। उनको ये नहीं समझ आता कि पीछे मैं क्या लेके जाऊँगा। हुँ, हुँ। मैं तो चला जाऊँगा, पर जो माँ-बाप, जो जवान बच्चा खोएँगे, उनके ऊपर क्या गुज़रेगी, बिल्कुल। ये नहीं सोचता। और जहाँ तक ट्रैफ़िक की बात है, तो एक तो ठेले, मैं गरीबों के खिलाफ नहीं हूँ, ठेले वालों के खिलाफ नहीं हूँ। यहाँ पे जो बनाना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। जी, जैसे अभी भी हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस, अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस, वो नहीं है। रामपुर में मैंने देखा है, गढ़ा में मैंने देखा है, मार्केट बनी है अंदर, बिल्कुल, सब्ज़ी मार्केट अलग से सब बनाया हुआ बनी है, हुई लेकिन है, वो फुटपाथ पे। फुटपाथ पे। जी। अभी अभी आप जाएँगी यहाँ ये छोटी लाइन फाटक वाला जी, जो जी, जी। स्क्वायर है, वहाँ से आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। 1-2 ज़रूर आपके साथ लग जाएँगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो रोड है, वो ठेले वाले और थ्री व्हीलर वाले अटका के रख लेते हैं। आपको चलने की जगह नहीं है। हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो इसलिए ट्रैफ़िक का कंट्रोल करना, मैं तो बोलता हूँ कि अब तो मुश्किल ही है कि कोई कंट्रोल कर पाएगा। जी। कोई भी शायद ऐसा। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ हर आदमी के पास ना ये रहता है, अच्छा मेरा चालान, लो बात करो। हुँ, हुँ। बिल्कुल। नेता से, अफ़सर से, किसी से बात करो। तो इस तरह ये चीज़, ट्रैफ़िक का सुधार सिर्फ़ पब्लिक अवेयरनेस से होगा और किसी चीज़ से नहीं हो जी, सकता। मैं वही आ रही थी कि जो पुलिस प्रशासन है, क्या आपको हुँ। लगता है कि इसमें कहीं ढील है? पुलिस प्रशासन भी के भी एक लिमिटेशन है, हुँ। वो भी कहीं न कहीं बँधा हुआ है, वो भी नहीं कर पाता। आज किसी ने एक्शन लिया, ऊपर एक्शन से लेते फ़ोन ही आ गया ऊपर है। से फ़ोन आ गया। जी, अब तो ये हाल हो गया है कि कोई ऑटो वाला भी होगा, अगर आप उसको रोकेंगे, तो बोलेगा ये नेता से बात करो। बात कर वो पुलिस प्रशासन के भी हाथ बंधे हुए हैं। कई बारी बड़ी दिक्कत होती है छोटे-छोटे रास्तों से हाईवे टाइप का बसें निकल रही हैं, हाँ, ट्रक निकल रहे हाँ, हैं, एटलीस्ट उन्हें बाहर से कहीं हुँ, से उनका होना हुँ, चाहिए। ज़रूर। काफ़ी जाम लग जाता है कई हाँ, बारी। नहीं बन रही रिंग रोड्स वगैरह, पर शहर में आखिर पब्लिक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज हमारे जबलपुर में सिर्फ़ थ्री व्हीलर है। थ्री व्हीलर है, और अब ये इलेक्ट्रॉनिक वाले जो रिक्शे आ गए हैं, ये जी, तो और खतरनाक हो ई-रिक्शा, गए। जी, ई-रिक्शा, इसके लिए ना रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत, ना बिल्कुल। लाइसेंस की ज़रूरत, किसी चीज़ की नहीं। हुँ, हुँ। 15-16 साल का लड़का भी चला रहा है और 85 साल का बुजुर्ग भी चला रहा हुँ, है। हुँ। उसमें करना कुछ नहीं है।
और चलते स्लो हैं, अगर आप पीछे हो तो आप फंस गए। जी, और कहीं भी किसी भी जगह उनने रोक देना। रोक देना है, बिल्कुल। मतलब तो इस जबलपुर का ये लगता है कि हम तो जा रहे हैं, अब आपको हमें बचाना है तो बचा दो, हाँ, नहीं तो आप हम निकल तो घर जाओ। से निकले ही जी, इसीलिए, बिल्कुल, सही कहा आपने। क्योंकि जो बड़ी गाड़ी वाला मारेगा, जी, वही कोर्ट में जाना पड़ेगा उसको, बिल्कुल, भुगतना उसको उसी पड़ेगा। को पड़ेगा। हमारा कुछ नहीं जा रहा, हम तो गिर गए, हमारा हाथ-पैर टूट गया, इलाज भी तुम कराओ, जी। या आयुष्मान से हो जाएगा, हुँ, या हुँ, कुछ हो जाएगा, इंश्योरेंस वाला करा देगा, तुम कोर्ट के चक्कर काटते रहो। बिल्कुल। तो ये है, ट्रैफिक सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, सबको मिलके, प्रशासन को, नेताओं को, और सबसे बड़ी चीज़ पब्लिक। हुँ, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। आप शास्त्री ब्रिज पे देखिए, 90% लोग जो रेड लाइट है, उसको फ़ॉलो करते हैं, 90%। जी। 10% ही होते हैं जो रेड लाइट होते हुए भी निकाल के ले हाँ जी, जाते हैं। हाँ। जी। तो आदत डालने वाली बात है, अगर आप आदत डाल देंगे, आपको 1 साल स्ट्रिक्ट होना है। अगर 1 साल कोई भी प्रशासन में ऐसा व्यक्ति आ जाए कि इस लाइन से चलना है, तो मतलब इस लाइन से चलना। 1 साल बाद आप देखेंगी कि पूरा का पूरा ट्रैफिक उसी लाइन पे चलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, आदत बनानी पड़ती है। आदत बाद में लोगों की आवश्यकता बन जाती है। बिल्कुल, सही कहा आपने। आदत आवश्यकता बन जाती है। फिर हर आदमी ये देखता है कि नहीं, उधर से गाड़ी आ रही है, अभी मेरे रेड सिग्नल है, मैं रुकूँगा। हुँ, हुँ, हुँ। रुकता है। जी, ये नहीं कि नहीं रुकता, पर आप उसको फ़ॉलो कराइए। सख्ती थोड़ी ज़रूरी है। हाँ, और मेरा ये कहना और है कि पीक आवर्स जो होते हैं या नहीं भी होते, हुँ, हुँ। मेरे ख्याल से जबलपुर में 50 ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ जाम लगता है, बिल्कुल, ट्रैफिक हर जैम जगह ही होता है। लगता है सर। जी, 50 जगह होंगी। एक भी वर्दीधारी खड़ा हो जाता तो हम सारे नियम कानून को फ़ॉलो करने लगते। बिल्कुल। एक वर्दीधारी। यस, मैंने देखा कि वो गाड़ी मोड़ कर चले जाते हैं अगर हाँ, हेलमेट नहीं लगाए हाँ, तो डर हाँ। से। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक वर्दीधारी कहीं भी किसी भी चौक पे खड़ा हो जाए, वो ट्रैफिक कंट्रोल करने लगे, कहीं जाम नहीं लगता। परंतु अगर वर्दीधारी नहीं है, तो सब अपनी मर्ज़ी करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना, अगर 1 साल शासन प्रशासन सोच ले कि ऑटो इसी लाइन पे चलेंगे, बस इस लाइन पे चलेगी, टू व्हीलर इस लाइन पे चलेंगे, इतनी स्पीड पे चलेंगे, जी। और कोई भी जंप करेगा रेड लाइट, उसको इतना फाइन होगा और फाइन लिया जाएगा, हुँ, हुँ। सर कैमरे भी लगाए गए हैं लेकिन कैमरे रातों-रात गायब हो जाते हैं। गायब हो जाएगा। तो ये अगर 1 साल किसी ने सख्ती से कर लिया, जी, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, आप जी, कभी भी देखिएगा, ये आवश्यकता बन जाएगी, ये ट्रैफिक हम लोगों की। जी। हम लोग सब फॉलो करने लगेंगे। ये शायद यही वजह है कि हम बाकी मेट्रोज़ से काफ़ी पीछे जबलपुर का विकास नहीं हो पा रहा, बाकी जगहों से। इंदौर है, देवास है जो नंबर 1 पे बना हुआ है स्वच्छता के मामले में। नहीं, ये तो अब मैं मेरा ये सोचना है, ये तो जी, पॉलिटिकल है, ओके। ये पॉलिटिकल है। आज जबलपुर जो है, ज्योग्राफिकली हुँ, हिंदुस्तान का सेंटर पॉइंट है। हुँ, हुँ। यहाँ से दिल्ली जितनी दूर है, कलकत्ता उतना ही है, बॉम्बे उतनी ही है, सब। क्यों नहीं सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ आके लगाते कि उनको ट्रांसपोर्टेशन हर जगह से इक्वल पड़ेगी। हुँ, अब कलकत्ता में फैक्ट्री उसको बॉम्बे भेजना है, हुँ, एक हुँ। कार का ही उदाहरण ले लीजिए, तो वो कितनी लंबी जाएगी। अगर जबलपुर है तो 1000 किलोमीटर लगेगा उसको, हुँ, कलकत्ता भेजना 1000 किलोमीटर जी, लगेगा, दिल्ली सेंटर है। भेजना, जी, सेंटर है। बिल्कुल। ज्योग्राफिकली जब सेंटर प्लेस आपके पास है, हुँ, हुँ, आपके पास सारे सोर्सेस हैं। आपके पास पानी यहाँ बहुत है, नर्मदा जी का, बिल्कुल। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, हुँ, हुँ, आपके पास ज़मीन है, हुँ, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है बस। बिल्कुल। अगर इच्छा शक्ति होती, तो आज जबलपुर में इंडस्ट्री बहुत लग चुकी है। प्लान भी नहीं है सर एक्चुअली। कोई प्लान होता है, उस पे इंसान चलता है, एक स्ट्रैटेजी पे, हुँ, तो काम सक्सेसफुल होता है हाँ। बिल्कुल। जी। जैसे अभी आपने फ्लाईओवर की बात की, तो वो काफ़ी समय से बन रहा है और काफ़ी मैस अप हो चुका है जबलपुर उसके चक्कर में। आपको क्या लगता है ये? ये फ्लाईओवर बनने में टाइम तो लगता है, काफ़ी बड़ा है, बीच में कोविड भी था, जी, समय लगता है, और हाँ, परेशानियाँ भी हुई हैं, काफ़ी है। काफ़ी हुई हैं। अब हम लोग जो हैं, कुछ लोग जो जिनसे पूछा जाता है, तो वो लोग बोलते हैं ये प्रसव पीड़ा है, हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद तो ठीक होगा। जी,
हाँ, ये ठीक है कि नीचे की जो है सड़कें ठीक हो गई, ऊपर फ्लाईओवर जो मदन महल का शुरू हुआ। परंतु अब ये देखना है, मैं तो रोज़ वहाँ से जाता हूँ, मेरा ऑफ़िस वहाँ है, हुँ, हुँ। सब तरफ गाड़ियाँ खड़ी हो गई, वो फिर इतनी सी नैरो रोडें नीचे रह गई। बिल्कुल, फ्लाईओवर के नीचे, रोटरी के नीचे सारे ठेले खड़े हो चुके हैं। बिल्कुल। फल बेचने वालों के, पानी पूरी बेचने वालों के, सबके। ये सब चीज़ें हटनी चाहिए। अगर फ्लाईओवर बनाया तो ये हटनी चाहिए, नहीं बन तो इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, रेंगता रहेगा ट्रैफ़िक, फ्लाईओवर के बाद भी रेंगता रहेगा। सड़कें भी तो इतनी खराब, गड्ढे हैं, निकलने की जगह नहीं है, हाँ, पानी भर रहा है, ये भी न एक बड़ी समस्या है जबलपुर। पानी भर रहा है, लो लेवल एरिया है। जी। आप देखिए, अंग्रेज़ों ने जब पानी का इंतज़ाम किया था परेट वग़ैरह से, हुँ, हुँ। तो फुव्वारे तक जाता था। जी। परंतु आज नहीं पहुँचा पा रहे। उस टाइम कोई पंप नहीं थे, कुछ नहीं थे। उनने अपने आप को अपनी ज्योग्राफिकली उनने ऐसा सेटअप बनाया था कि प्रेशर वहाँ बन जाए हुँ, हुँ। और सब कुछ हो जाए। हुँ। और देखिए जितने भी बड़े स्क्वायर हैं, जी, आज फुव्वारे, फुव्वारे जाना तो फुव्वारे पहुँचने के ना 8 रास्ते हैं, जी, एक नहीं है, जी, हर तरफ से है। जैसे कनॉट प्लेस अगर आप कभी गई हैं तो जी। उस पर पहुँचने के 8 रास्ते हैं। हुँ, हुँ। वैसे ही यहाँ पे भी हर जगह जाने के 8 रास्ते हैं। जी, गोल बाज़ार। तो बना बहुत तरीके से, परंतु हम उसको मेंटेन नहीं कर नहीं पा कर रहे। हमने सारी सड़कें खत्म कर दी। अब जितनी भी नई सड़कें हमारे शहर में बन रही हैं, ये चलने के लिए नहीं, गाड़ियों की पार्किंग के लिए बन रही हैं। बिल्कुल। मेरा ये कहना है, जी, मैं इस चीज़ से वाक़ई में बहुत दुखी हूँ जी, और मेरे को बहुत अफ़सोस है कि हमारे यहाँ के शासन प्रशासन ने कभी भी स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं लिया। जी। अक्सर ये बीजेपी पे आरोप भी लगता रहा है कि ये विदाउट प्लानिंग काम करती है। मतलब यहाँ जल भर रहा है, पानी अगर रुक रहा है तो इतनी जगह का कर दो, वो पानी कहाँ जाएगा इसकी कोई प्लानिंग नहीं। अब प्लानिंग तो करने वाले सरकारी लोग हैं। जी, अब सरकारी लोग जैसे आज से 50 साल पहले थे, आज तक वैसे ही सिस्टम चला आ रहा है। जी, मैंने ये देखा यहाँ अच्छी-अच्छी बड़ी कंपनी है, एल-एन-टी जैसी, सिम्प्लेक्स जैसी काम करने वाली जो पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। जी। वो लोग आके पता नहीं जबलपुर में क्यों फेल हो जाते हैं, मेरी समझ में आज तक नहीं है। हुँ, कोई काम पूरा नहीं कर पाया जी, और खासकर कारपोरेशन में तो एकदम पक्का ही है कि उनका फेल होना, हुँ। पता नहीं क्यों। जी। ये बताइए कि आपने बीजेपी की तरफ से आपको टिकट के लिए ऑफ़र दिया गया था। तो क्या वजह थी कि आपने नहीं एक्सेप्ट किया? देखिए मैंने 98 में, सन 98 में टिकट माँगी थी जी, जबलपुर पश्चिम से। जी, तब इन लोगों ने मुझसे बेहतर बब्बू को माना तो बब्बू को टिकट दी। 2003 में फिर मैंने माँगी। तब मुझे कहा गया कि तुम बोरीबंद से लड़ लो। मैंने मना कर दिया था क्योंकि जिस इलाके को ना तो मैं कभी देखा हूँ, ना मैं कभी गया हूँ जी। और ग्रामीण एरिया जिसमें मैं कभी रहा नहीं, हुँ, हुँ। कुछ नहीं, यहाँ से 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर, उसको मैं ठीक से मेंटेन नहीं कर पाऊँगा ये मुझे मालूम था। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं बोरीबंद से चुनाव नहीं लड़ूँगा। मैं अगर लड़ूँगा तो पश्चिम से लड़ूँगा वरना चुनाव नहीं लड़ूँगा। ये कारण था। जी। अक्सर बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो धर्म को मुद्दा बनाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? लोग बोलते हैं मुद्दा बनाती है। जी, आप आदिकाल से देखिए, जी, राजा महाराजाओं के टाइम से धर्म हमेशा राजनीति के साथ जुड़ा रहा। धर्म के बिना राजनीति नहीं चलेगी और राजनीति के बिना धर्म नहीं हुँ, चलेगा। ये बेकार की बात है। मुद्दा बनाती नहीं। हुँ, और सबसे बड़ी बात, आपको भी बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा। जी, आज हिंदुस्तान की सारी समस्याएं जो आज हम लोग सुन रहे हैं, मीडिया में इतना आता है, मीडिया के ऊपर कंट्रोल अगर हो जाए तो 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जी, क्योंकि कोई भी एक नेता हैदराबाद में कोई एक बयान देता है, 5,000 लोगों के सामने देता है, हुँ, 5,000 लोग 50,000 को बोलेंगे, माउथ पब्लिसिटी। हुँ, 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 पर आपका मीडिया 50 करोड़ तक पहुंचा देता है। बिल्कुल। तो कहाँ होता है?
हैदराबाद में किसी ने क्या कहा, किसी ने कश्मीर में क्या कहा, 50 करोड़ लोगों को पता है। तो हम लोगों का वो दिमाग में परसेप्शन ये बन जाता है, यार वहाँ ऐसा होता है, वो इस धर्म से जुड़ा हुआ, वो इस धर्म से जुड़ा हुआ। तो मेरा तो ये मानना मीडिया पे कंट्रोल हो जाएगा ना, तो 80% समस्याएं इस देश की खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। नर्मदा की शुद्धिकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महापौर जी ने अपनी प्रायोरिटी में लिखा रखा था इसको, तो कितना काम हो पाया है? मुझे नहीं लगता कोई खास हो पाया, जो कुछ किया होगा मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। जी। मेरा तो ये कहना है, कोविड के टाइम में आप अगर कभी गई हो, हुँ, हुँ। जब 3 महीने बंद था, नर्मदा जी देखी आपने? नहीं देखी। आप अगर जाती तो आप हाथ से पानी उठाकर पी सकती थी, ओह! इतना शुद्ध था। अच्छा। तो जी। मेरा फिर कहना है, अगर हम अवेयर हो जाएं, हम उसमें गंदगी नहीं डालें, तो हुँ, प्रकृति इतनी सुंदर है अपने आप में। जो कचरा उसमें आएगा वो उसको खुद साफ कर लेगी। बिल्कुल। मैं गया हूँ कोविड के टाइम में या कोविड के बाद, मैंने देखा है जी। कि इतना शुद्ध पानी होता है कि हुँ, ये शुद्धिकरण वाले जो बातें करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जी, अगर हम पूरी जनता इसके लिए, सही बता रहा हूँ मैं, आप विश्वास कीजिए, जी, उस वक्त नर्मदा जी इतनी शुद्ध थी कि मछलियां तैरती हुई दिखती दिख थी। रही थी। जी। मैंने खुद ने देखी हुँ, है, हुँ, और हुँ। एक बार नहीं, 2-4 बार मैं गया हूँ। मेरा घर ग्वारी घाट के पास ही है, आदर्श नगर में। मैंने स्वयं देखा। तो मेरा ये कहना है कि कोई शुद्धिकरण वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। आप अवेयर हो जाओ, आप समझदार हो जाओ, आप कपड़े धोने बंद कर दो, गंदगी डालना बंद कर दो, प्रकृति खुद को शुद्ध कर कर लेती ले। है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। एक बात मुझे बताइए आप कि आप पॉलिटिशियन हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन भी हैं, तो कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी, इतना सब मैनेज करने के लिए? देखिए, जब काम आता है ना, जी। तो एनर्जी अपने आप आ जाती है। हुँ, ज़िम्मेवारी आती है, जी। तो एनर्जी आ जाती है। और लगता है कि मैं ये काम करूँगा, तो इसमें मुझे अपना फ़ायदा भी है, हुँ, हुँ। और एक्टिव मुझे करना है। आगे भी बढ़ना है। जी। मेरी महत्वाकांक्षा भी है। मैं अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए ये मेरा एक कदम होगा, तो एनर्जी उससे आ जाती है। बिल्कुल। और काम करने की लगन होनी चाहिए। हुँ, अगर आप में लगन है, तो आप में एनर्जी अपने आप आएगी। हम लोगों ने भी 18-18 घंटे काम किया हुआ है। जी। हम कोई गोल्डन स्पून लेके नहीं पैदा हुए। हुँ, हुँ। हम लोगों ने भी मेहनत करी हुई है। तो ये है। और मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ भाग्य को। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जी, आपके क्वेश्चन से थोड़ा-सा अलग हो रहा हूँ। जी। मैं भाग्य को सबसे ज़्यादा मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ, आज मेरे साथ आप बैठी हैं, जी। मैंने आपने कोई एफर्ट नहीं करे। ये जिस दिन आपने अपनी मदर के गर्भ में पहली साँस ली थी, और मैंने, उस दिन लिखा गया था कि इस वक़्त से इस वक़्त तक आप इनके साथ बात करोगे। मैंने आप में कोई एफर्ट नहीं की। बहुत से, मैं भाग्य को सबसे ज़्यादा मानता हूँ। मतलब वो है, एक फ़िल्म आई थी बहुत पुरानी, वक़्त। हुँ, हुँ। तो लाला बोलते हैं, एक लाला रहता है, जी। बोलता है मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो वो बोले नहीं, ये चाय का कप होंठ तक जाने में बहुत कुछ हो सकता है। हुँ, और तूफ़ान आ जाता है, भूकंप आ जाता है, सब कुछ बिखर जाता है, चाय तक नहीं पी पाता वो, हुँ। उसका परिवार चला जी, है। जी। तो मेरा ये कहना है, ये भाग्य ही लिखा हुआ डेस्टिनी है, कुछ भी होना। देखिए, आदमी एयर एम्बुलेंस बुलाता है पटना, हुँ, हुँ। भागलपुर से एयर एम्बुलेंस में बैठता है कि इलाज कराऊँगा वेदांता जाके। हुँ, हुँ। गाज़ियाबाद में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो जाती है। हुँ, वो भी मर जाता है, डॉक्टर भी मर जाते हैं, सब मर जाते हैं। हुँ। ठीक है? ये क्या है? ये भाग्य है। देखिए, 3 चीज़ें जो हैं उसके बारे में कोई नहीं जानता। मौत, शादी और सोर्स ऑफ इनकम, नौकरी जिसको बोलते जी। हैं। कहाँ होगी, कब होगी, किससे होगी, कोई नहीं बता सकता। हुँ, उसकी मौत गाज़ियाबाद में लिखी थी, प्लेन क्रैश में लिखी थी। हुँ।
2 भैंसें लड़ रही थी, 2 लेबर नीचे कुएं में काम कर रही थी, भैंस एक धक्के से नीचे चली गई, एक लेबर मर गया, एक नहीं मरा। क्या था ये? इसी प्रकार अगर आप अपने आसपास देखेंगी, ये तीनों चीजों के बारे में कोई नहीं कह सकता कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी। तो ये भाग्य है। बिल्कुल। इन शॉर्ट ये कि पहले से पूरा प्री प्लान्ड है, भगवान ने कर रखा हाँ, है, आपको हाँ। पता नहीं है बस। कुछ नहीं पता। जी। आप सोच सकते हैं, इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, ये उसको पता है। वो कराना चाहता है तो आपके भाग्य में है, नहीं तो नहीं। मेरा ही देख लीजिए, मैंने वकालत करी, सब कुछ करा, आके वापस कहाँ हूँ। तो ये इन चीजों के बहुत से उदाहरण हैं, जो कि आप खुद अब कभी बैठ के सोचेगी, आप अपने आसपास ही देखेंगी, जी बिल्कुल। तो बहुत होंगे। कईयों ने बोला होगा मेरी शादी उससे हो रही थी, नहीं हुई, या इस जगह हो गई, या 1 साल पहले से उससे बात चली थी, 1 साल बाद फिर उसी से हो गई। तो ये जो चीजें कई हैं, इंसिडेंट्स हैं। जी, बिल्कुल। ये चीजें हैं। हम लोगों में एक कहावत हम लोग बोलते हैं कि कुंवारी के भाग से ब्याहता मर जाती है। मतलब किसी लड़की की किसी से शादी होनी है और उस लड़के की हो चुकी है, तो वो मर जाएगी, इसकी वहां हो जाएगी। तो इस चीज को मैं बहुत मानता हूँ, भाग्य को। जी। और मैं बोलता हूँ कि भाग्य के अलावा मेहनत करना, मेहनत भी अगर हम कर रहे हैं तो हमसे वो भाग्य करा रहा है। वो लिखा था कि तुम ये मेहनत करोगे, मैं अपनी खुशी से नहीं कर रहा। जो मजदूर दिन भर करता है वो अपनी खुशी से नहीं करता, उसके भाग्य में लिखा था कि उसको ये काम करना, इसलिए वो कर रहा है। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे इतना टाइम देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, सम्मान दिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कमल ग्रोवर जी से, जिन्होंने काफ़ी डिफरेंट फील्ड से जो हैं और उन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ हमको दी हैं। उम्मीद करते हैं इन जानकारियों से आप ज़रूर लाभ उठाएँगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।